बांझपन या इनफर्टिलिटी या प्रजनन क्षमता की कमी किसी भी महिला का गर्भधारण करने की अक्षमता को बांझपन कहा जाता है। ये आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पाई गई है, एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर कोई भी महिला या कोई भी कपल साथ में रह रहे हैं और असुरक्षित संभोग करते हैं, 1 साल तक रेगुलर असुरक्षित संभोग करते हैं और उसके बाद भी वो गर्भधारण नहीं कर पाती है महिला, तो उसको बांझपन कहा जाता है। यही अगर वो औरत 35 साल से उम्र की स्थिति में है और 6 महीने से लगातार असुरक्षित रेगुलर संभोग करने के बाद भी वो गर्भधारण नहीं कर पाती है, तो उसको हम बांझपन कहते हैं। बांझपन 2 तरीके का हो सकता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मतलब कि वो महिला कभी भी उसने गर्भधारण नहीं करा है। सेकेंडरी वो होता है जिसमें महिला ने गर्भधारण तो करा है, उसके बाद गर्भधारण के बाद या तो उसका एबॉर्शन हो गया है, या फिर वो बच्चा जिंदा नहीं रहा है, या फिर वो महिला का पूरे समय पे बच्चा हुआ है। तो अगर महिला ने कभी भी गर्भधारण नहीं करा है तो प्राइमरी बांझपन कहा जाता है। हाँ, दोनों ही कंडीशन का जो कारण हैं और लक्षण हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें कैटेगराइजेशन करना ज़रूरी है। महिलाओं में लक्षण हमेशा ज़्यादातर पाए गए हैं वो उनका महीने की अनियमितता होती है। महीना जो है नॉर्मली जो है 25 से 35 दिन के अंदर की साइकिल होती है, लेकिन अगर महीना जल्दी आ रहा है या महीना देर से आ रहा है, महीना कम आ रहा है, महीना ज़्यादा आ रहा है, महीने के समय दर्द हो रहा है, महीना के समय टुकड़े गिर रहे हैं, तो ये सारे कारण एक उसकी प्रजनन क्षमता को कम कर सकते हैं। तो अगर उसको महिला को इस तरह की कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसको तुरंत उस समस्या का समाधान करना चाहिए। दूसरा जो है, कुछ लड़कियों में आजकल बहुत कॉमन है कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, तो जो अननेसेसरी जगह पे बाल होते हैं, जैसे स्तन पे बाल होना या दाढ़ी वाली जगह पे बाल होना, तो इन सब स्थिति में भी महिला को तुरंत डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह का साइन होता है, एक तरह का सिम्टम होता है, एक तरह का लक्षण होता है कि आपको कोई दिक्कत है और आपको आगे चल के बांझपन होने की संभावना हो सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, गर्भधारण के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको रेगुलर संभोग करने की ज़रूरत होती है। कुछ स्पेसिफाइड दिन होते हैं जिनमें ज़रूरी आपको संभोग करना होता है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आपको बांझपन हो सकता है। दूसरा, आपको जब आप संभोग कर रहे हैं तो उस समय अगर आपको दर्द हो रहा है, योनि से आपको जलन है, योनि से आपको गंदा पानी आ रहा है, तो ये एक इन्फेक्शन का साइन हो सकता है, जिसमें बच्चेदानी में सूजन आ जाएगी और सूजन से इन्फेक्शन से बच्चेदानी डैमेज हो सकती है। तो अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो वो महीने को अनियमित कर देता है, और जब महीना अनियमित हो जाता है तो वज़न बढ़ता है। तो एक तरह का ये साइकिल बन जाता है कि वज़न बढ़ा, महीना गड़बड़ हुआ, महीना गड़बड़ हुआ, वज़न बढ़ा। तो वज़न अगर आपका ज़्यादा है तो भी एक तरह का ये साइन है और लक्षण है कि भाई आपको वज़न कम करना है, और इससे आपके बांझपन होने की समस्या कम हो जाएगी। पुरुषों में अगर वो संभोग के दौरान उनको कोई दिक्कतें होती हैं, जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, या फिर जो उनकी योनि है वो खड़ी नहीं हो पाती है, या संभोग के समय कोई दिक्कत होती है, तो पुरुषों को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऊपर से या तो उनके गुप्तांगों में कोई इन्फेक्शन हो, खुजली हो, वहाँ पे कोई गांठ बन जाए, स्वेलिंग हो, तभी उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा जो है, उनका जो वीर्य है, अगर उनको लग रहा है कि वो कम बन रहा है, उसका सिक्रीशन कम हो रहा है, तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ आदमियों में ब्रेस्ट जो है, स्तन जो होते हैं वो थोड़े थोड़े डेवलप होने लगते हैं, या उनमें जो बाल होते हैं वो कम होते हैं, तो वो उसमें भी थोड़े से मेल हार्मोन की दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे आदमियों को ज़रूर दिखाना चाहिए। और सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि लक्षण ये है कि आप 1 साल तक अगर ट्राई कर रहे हैं बिना असुरक्षित रेगुलर संभोग करने के बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि आप डॉक्टर से जाके मिलें। किसी औरत का पीरियड आता है, महीना आता है, तो उस दौरान उसका अंडाशय में अंडे, छोटे छोटे अंडे बनने चालू होते हैं। 13वें 14वें दिन अंडा फूटता है, उसमें से एक बेबी अंडा निकलता है।
वो जो बेबी अंडा होता है वो नलों में जाता है, और उसी दौरान अगर आदमी से संभोग होता है तो आदमी के शुक्राणु योनि के थ्रू, बच्चेदानी के मुंह के थ्रू और बच्चेदानी के अंदर के थ्रू होते हुए नलों में पहुंचते हैं, और नलों में प्रेगनेंसी डेवलप होती है। यानी कि नले जो हैं वहाँ पे प्रेगनेंसी डेवलप होती है, वो 13वें 14वें या 15वें दिन आप मान लीजिए महीने के, और फिर उसके बाद वो जो प्रेगनेंसी होती है वो बच्चेदानी में जाके चिपकती है। तो अगर किसी भी लेवल पे कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। एक बहुत आजकल कॉमन स्त्रियों में प्रॉब्लम आ रही है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। 40% महिलाओं में अंडा ना बनने की समस्या ही मेन कारण है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है, और उसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज सबसे कॉमन कारण है। अगर किसी महिला की एज जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका रिजल्ट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और एक प्रेगनेंसी होने के लिए भी। जैसे जैसे औरत की एज बढ़ती जाती है उसके अंडे की क्वालिटी कम होती जाती है, और ये हम इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। कोई मेडिसिन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिससे हम इसको इम्प्रूव कर सकें। तो अंडा एज बहुत एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है जिसकी वजह से प्रजनन क्षमता कम होती है। अब दूसरा फैक्टर होता है कि मान लीजिए अंडा तो बन रहा है लेकिन वो आपकी नलें ब्लॉक्ड हैं। तो 2 नलें हैं, अगर उनमें से अगर एक नलें भी खुली हैं तो आपके 50% चांसेस हो जाते हैं कि आपके प्रेगनेंसी होगी, लेकिन अगर दोनों नलें बंद हैं तो आपके अंडा और शुक्राणु नहीं मिल पाएंगे। तो अंडा और शुक्राणु नहीं मिल पाएंगे तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती है। 40% केसेस में ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, और यूजुअली हमने पाया है कि जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो जैसा होता है जिसमें महिला का एक बार बच्चा हो चुका होता है या उसने सफाई करा के अबॉर्शन कराया होता है, तो ऐसी महिलाओं के जो है नलें डैमेज होती हैं। अब नलें डैमेज होने का सबसे पहला जो कारण है वो है इन्फेक्शन। बच्चेदानी का जो इन्फेक्शन होता है उससे नलें डैमेज हो जाती हैं। कभी कभी हमें कोई ऑपरेशन होता है, मान लीजिए आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, आंतों का ऑपरेशन हुआ, कभी कभी नलों में प्रेगनेंसी होती है उसका ऑपरेशन हुआ, या किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन और सब चीज़ें चिपक जाती हैं, तो उसकी वजह से भी नलें डैमेज हो सकती हैं। और भारत में एक मेन कारण नलें डैमेज होने का है टीबी। बच्चेदानी का टीबी एक मेन कारण है जिसकी वजह से नलें डैमेज हो सकती हैं। कुछ % केसेस में ऐसा भी है कि हमें कोई कारण ही नहीं मिल पाता, उसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। जो हमारे पास तकनीक अवेलेबल हैं, जो हमारे पास टेस्ट अवेलेबल हैं, उससे हम 90% तक कारण ढूंढ पाते हैं, और 10% कपल फिर भी ऐसे रह जाते हैं जिसमें हम कोई कारण नहीं ढूंढ पाते। आदमियों में जो है शुक्राणु या तो कम बनेंगे या नहीं बनेंगे, या शुक्राणु बन तो रहे हैं लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, या शुक्राणु की मोटिलिटी कम है। क्योंकि शुक्राणु जो है जब संभोग होता है तो वो शुक्राणु बच्चेदानी योनि से चल के वो ट्यूब तक जाते हैं स्त्री के। तो अगर उसमें कोई दिक्कत है हो सकता है कि प्रेगनेंसी ना हो। इसके अलावा बहुत सारे जेनेटिक कारण होते हैं जिसकी वजह से उनका हार्मोनल कारण जो है आदमियों में भी पाया जाता है, या आदमियों में कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो जैसे किडनी डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, ये सारी चीज़ें भी आदमियों में एक बांझपन का कारण करते हैं। तो हमें इन टोटल जो है एज ए कपल हमें पेशेंट को अप्रोच करना है। हमें अगर हम महिला को एग्जामिन कर रहे हैं, महिला को का इलाज कर रहे हैं, महिलाओं की जांचें कर रहे हैं, तो उसी समय हमें पुरुष का भी सेम समय पे इलाज और जांचें करना ज़रूरी है। एक महिलाओं की जांच होती है और एक आदमियों की जांच होती है। तो आदमियों की जांच में हम एक शुक्राणु का टेस्ट करते हैं जिसमें उनको 3 दिन तक उन्होंने कोई भी संभोग नहीं करा हो, उसके बाद हम उनकी शुक्राणु की टेस्टिंग करवाते हैं। अगर शुक्राणु की रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो हमें आदमियों का और कोई टेस्ट नहीं करना होता। लेकिन हाँ, अगर शुक्राणु की रिपोर्ट एबनॉर्मल आती है, या तो काउंट कम है, या उसके बिल्कुल नहीं है, या फिर मूवमेंट कम है, या फिर उसके स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है, तब हमें और टेस्ट कराने पड़ेंगे। फिर हमें ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, आदमियों का अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, और हमें उनको जो एग्ज़ामिन भी करना पड़ता है। उसके बाद अब महिलाओं पे आएँ तो महिलाओं पे डिपेंडिंग ऑन जो बेसिक टेस्ट है, हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि उसको थायराइड तो नहीं है, उसको प्रोलैक्टिन की दिक्कत तो नहीं है,
और जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो करते हैं। अगर उम्र ज़्यादा होती है, 35 साल से ज़्यादा उम्र होती है, तो हम उसका एक AMH टेस्ट करते हैं, यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट करते हैं। उससे हमें एक औरत की फर्टिलिटी कैपेसिटी की, उसका ओवेरियन रिजर्व कितना है, कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, कि उसके कितने अंडे बनेंगे, वो हम चेक करते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 35 साल के बाद धीरे धीरे फर्टिलिटी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो ये हम ब्लड टेस्ट करके, AMH टेस्ट करके उसका ओवेरियन रिजर्व कितना है वो हम चेक करते हैं। इसके अलावा हम थायराइड का चेक करते हैं, प्रोलैक्टिन चेक करते हैं, और पीरियड के ये सारे टेस्ट जो है यूजुअली हम पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन करते हैं। इसके अलावा हम ये तो हम उसके हार्मोन्स के टेस्ट कर रहे हैं और कि उसके अंडे बनने की क्षमता कितनी है उसके लिए कर रहे हैं। फिर हम नलों की जांच करते हैं। नलों की जांच हम एक HSG होता है, हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी, ये एक तरह का एक्सरे होता है। अगर हमारा हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी करने पे दोनों नलें खुली आती हैं तो हम मान के चलते हैं कि दोनों नलें खुली हैं। लेकिन मान लीजिए वो टेस्ट में नलें बंद आती हैं, तो हमें फर्दर टेस्ट करने पड़ेंगे कंफर्म करने के लिए, पहले कि नलें खुली हैं कि बंद हैं। उसमें हम लैप्रोस्कोपी करते हैं ताकि कंफर्म कर सकें कि नलें खुली हैं कि बंद हैं, और उसके बाद हम उसका उसी समय लैप्रोस्कोपी के समय हम वो नलें खोलने की भी प्रक्रिया करते हैं। तो एक HSG टेस्ट हो गया। इसके बाद हम लोग एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड करके हम उसका जो है उसकी बच्चेदानी को असेस करते हैं कि उसमें कोई गांठ तो नहीं है, कोई रसोली तो नहीं है, कोई पर्दा तो नहीं पड़ा हुआ, कोई सिस्ट तो नहीं है। तो ये सारे हम अल्ट्रासाउंड करके एक चेक करते हैं। तो मेनली ब्लड टेस्ट होता है, हिस्टेरोसैल्पिंग HSG होता है और अल्ट्रासाउंड होता है। इसके बाद हम फिज़िकल एग्जामिनेशन भी करते हैं पेशेंट का, देखने के लिए कि उसका योनि का रास्ता सही है कि नहीं है। तो ये सारे टेस्ट से हमें एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को कोई दिक्कत है कि नहीं है। अगर उसको कोई दिक्कत है तो उसके हिसाब से फिर हम उसका फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। मान लीजिए अगर हमें पता चल रहा है कि उसके अंडे नहीं बन रहे हैं, तो अंडे बनने की हम दवा देते हैं, और उसको अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं उसको हम रिपीटेड अल्ट्रासाउंड करते हैं महीने के दूसरे से 14वें दिन तक, ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़ के हम उसका एक अल्ट्रासाउंड करके उसको हम चेक करते हैं कि उसके अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो जितना नॉर्मल साइज़ आना चाहिए उतने साइज़ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और टाइमली अंडे से बेबी अंडा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। मतलब जब अंडा बनेगा उसको फूटना भी चाहिए, रप्चर भी होना चाहिए। अंडे की जो लाइफ होती है वो केवल 24 घंटे होती है, जबकि शुक्राणु की लाइफ जो होती है 2 से 3 दिन होती है। तो जो अधिकतर हमने देखा है, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कि इतना अगर हम दवा दे रहे हैं और अल्ट्रासाउंड करके फॉलो कर रहे हैं, और हम उनको टाइमली इंटरकोर्स के लिए बोलते हैं कि इस टाइम पे आप संभोग करिए, तो 90% लोग इसी में कंसीव कर जाते हैं, क्योंकि यही एक मेन कारण है। लेकिन मान लीजिए इसके बाद भी नहीं कंसीव कर रहे हैं, अगर इसके बाद नहीं कंसीव कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि IUI। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में आदमियों का शुक्राणु हम लेके उसको लैब में प्रोसेस करते हैं, और इसी दौरान हम औरत को अंडा बनने की दवा देते हैं, उसको अल्ट्रासाउंड से फॉलो करते हैं और एक इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो अंडा फूट सके। तो हम इंजेक्शन लगा के जब अंडा फूटने का समय होता है उसी समय हम वो आदमी का शुक्राणु बच्चेदानी में डाल देते हैं। उसको IUI बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब बच्चेदानी में आदमी का शुक्राणु डाला जा रहा है। और इससे भी काफ़ी हद तक जो 10% लोग थे उनमें से 5-6% और कंसीव कर जाते हैं, लेकिन 5% लोग ऐसे भी रह जाते हैं जो अभी भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अब उनमें वो लोग हैं जैसे जिनकी नलें दोनों बंद हैं। तो अगर नलें दोनों बंद हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नलें दोनों बंद हैं तो हम पहले लैप्रोस्कोपी करके देखेंगे कि उनकी नलें खुल जाएं। अगर तब भी नलें नहीं खुलती हैं तो फिर हमें टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाना पड़ता है, जिसको हम IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हम औरत को अंडा बनने की दवा देते हैं, फिर उसको हम उसके जो अंडे होते हैं वो हम बाहर निकाल लेते हैं, एक ट्यूब में निकाल लेते हैं, एक पेट्री डिश में निकाल लेते हैं, और उस पेट्री डिश में या ट्यूब में हम आदमी का शुक्राणु डालते हैं, और वो एक नेचुरल तरीके से
फर्टिलाइज होता है, मतलब आपस में मिलते हैं अंडा और शुक्राणु, और एक बेबी डेवलप होना, फीटस डेवलप होना, छोटा सा बच्चा एक डेवलप होना चालू होता है। फिर जब वो थोड़ा छोटा सा बच्चा डेवलप हो जाता है, तीसरे चौथे दिन हम उसको बच्चेदानी में डाल देते हैं। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फिर हमने कुछ महिलाएं होती हैं, अब जैसे हमने बताया कि 35 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, बहुत दिनों से वो ट्राई कर रही हैं और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उनका अंडा एकदम ज़ीरो हो गया, शुक्राणु अंडा ज़ीरो हो गया। तो ऐसे में किसी और का औरत का लेके, डोनर एग बोला जाता है उसको, तो किसी औरत का और का एग लेके उस अंडे को हम उसके हस्बैंड के शुक्राणु से आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करते हैं और फिर उसको बच्चेदानी में डालते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से हम, तो आईवीएफ जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, उस औरत के खुद के अंडे हो सकते हैं या किसी और के अंडे हो सकते हैं, और ऐसे शुक्राणु भी उसके हस्बैंड के हो सकते हैं या किसी और के हो सकते हैं। तो ये तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। एक इक्सी करके प्रोसीजर होता है जिसमें जैसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें कम से कम 5 मिलियन शुक्राणु ज़रूर चाहिए होते हैं। लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जिनके बहुत ही नील शुक्राणु होते हैं, मतलब 2 या 3 शुक्राणु ही होते हैं, तो उनके लिए भी सुविधा उपलब्ध है, उनके लिए भी होप है। तो होप ये है कि एक इक्सी करके प्रोसीजर होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ट्रांसफ्यूजन। इसमें उसमें जो है हम एक शुक्राणु ही अंडाशय में डाल देते हैं, एक निडल के थ्रू। वो एक सिंगल शुक्राणु भी प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी होता है। जो मैंने लक्षण बताए हैं आपको, अगर उस तरह के कोई भी लक्षण सामने आता है तो आप प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर मिलिए। आपके इन्फेक्शन आ रहा है, आपको महीने की दिक्कत हो रही है, आपका महीने के संभोग के समय दर्द हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। इसके अलावा आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, आपको अपना वज़न कम करना है, जंक फूड कम खाना है। अगर आप तंबाकू, सिगरेट, ये सब आपको अब अगर नहीं बंद कर पा रहे हैं तो कम से कम प्लीज़ कम करना होगा आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे इफ़ेक्ट कर रही हैं। फिर हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पॉजिटिव थिंकिंग, आपको पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपका जो भी हम इलाज कर रहे हैं, आप का या तो आप खुद ही कंसीव कर जाएंगे, या फिर जो भी हम इलाज हो रहा है आपका, उसमें भी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे पॉजिटिव थिंकिंग से। सबसे पहले चीज़ है कि होप ना छोड़ें, क्योंकि आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको प्रेगनेंसी तो हो जाएगी, लेकिन हाँ, कौन से स्टेप पे आपको प्रेगनेंसी होगी ये विद ट्रीटमेंट ही हमें पता चलेगा। तो सबसे जो अवेयरनेस का मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो अवेयरनेस की आजकल ज़रूरत है, वो यही ज़रूरत है कि आप टाइमली पहुँचें डॉक्टर के पास, और डॉक्टर में भी स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि आजकल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो अगर हमें अवेयरनेस की हम बात करें तो पहले तो हमें ये सबको अवेयर होने की ज़रूरत है कि केवल फीमेल्स ही नहीं जिम्मेदार हैं, मेल फैक्टर भी बहुत एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और आजकल धीरे धीरे जिस तरह से एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, तो आदमियों की प्रजनन क्षमता भी कम हो रही है। तो दोनों का टेस्ट होना एज ए कपल ज़रूरी है। अगर हम महिला का टेस्ट कर रहे हैं तो हमें साथ में पुरुषों का भी टेस्ट होने का ज़रूरत है। दूसरा जो एक अवेयरनेस की चीज़ है कि एज, महिलाओं में एज बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। दूसरी चीज़ है पॉजिटिव थिंकिंग, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलेंगे।